रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट का मालिक गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट का मालिक गिरफ्तार हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कृष्णकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी और होटल का संचालक कृष्णकांत तिवारी गिरफ्तार हुआ है। तो लगातार विस्तार न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर भी लगातार होता हुआ कल देर रात तक हम इस खबर पर लगातार बने रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी जानकारी ली थी घटना की, जिस तरीके से 2 मजदूरों की मौत हुई थी। तो मोतीलाल साहू बीजेपी के विधायक वहां भी मौजूद थे और जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो बीजेपी के विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए उन परिजनों के साथ और लगातार मांग उठ रही थी, मुआवजे की मांग उठ रही थी। मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया था। तो होटल प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया था। 15 लाख और 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। 15,000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया था होटल प्रबंधन की तरफ से। और अभी फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मुख्य आरोपी और होटल का संचालक कृष्णकांत तिवारी हिरासत में लिया गया। रवि मेरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर। रवि, एक बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ी कार्रवाई हम इसे कहेंगे पुलिस की। लगातार हम इस खबर पर बने रहे और खबर का असर भी हुआ है। अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट का मालिक अब पुलिस हिरासत में। देखिए, के तिवारी लगातार फरार चल रहा था जब से मामला सामने आया था, उसके बाद से। और कल रात को जब एफआईआर दर्ज हुई धारा 304 में, उसके बाद से पुलिस छानबीन में जुट गई थी। पुलिस को जब पता चला कि के तिवारी का लोकेशन कहाँ है, उसको ट्रेस किया गया। उसके बाद अशोक बिरयानी के मालिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और रायपुर पुलिस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि के तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द उसको रायपुर लाया जाएगा। फिलहाल उसका लोकेशन अभी ये तय नहीं किया, पुष्टि का नहीं किया गया है कि अशोक बिरयानी के मालिक के तिवारी को कहां से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक बड़ी सफलता रायपुर पुलिस को मिली है कि के तिवारी अब गिरफ्तार हो गया है। और जिस न्याय की उम्मीद की जा रही थी उस पीड़ित परिवार की तरफ से, और लगातार गुहार लगाई जा रही थी, मांग की जा रही थी कि के तिवारी को सामने लाया जाए, के तिवारी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसी के अशोक बिरयानी संस्थान में ये लापरवाही हुई थी जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बहुत बड़ी सफलता है रायपुर पुलिस की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रवि, और लगातार विस्तार न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया। लगातार हम उनकी आवाज उठाते रहे जिन मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई थी, गटर में दम घुटने से इन मजदूरों की मौत हो गई थी, उनकी आवाज हम लगातार उठाते रहे। विस्तार न्यूज उठाता रहा और लगातार इस बड़ी खबर पर हमने विस्तार से लोगों को जानकारी दी, विस्तार से लोगों को बताया कि किस तरीके से वहां पर ये हादसा हो गया था। और लगातार विस्तार न्यूज भी मांग कर रहा था गिरफ्तारी की, होटल संचालक पर गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। निश्चित तौर पर और यहां पर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया धीरे धीरे एक करके, और वहां पर जो प्रबंधक थे, होटल प्रबंधक थे, उन पर भी मामला दर्ज हुआ था। उन्हें भी पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। और लगातार विस्तार न्यूज आवाज उठा रहा था, मांग कर रहा था कि होटल संचालक, रेस्टोरेंट मालिक भी गिरफ्तार होना चाहिए। उस खबर का, विस्तार न्यूज की खबर का असर भी हुआ है और विस्तार न्यूज ने जो मांग उठाई, जो कार्रवाई की बात कही, वो कार्रवाई हुई है। जिस बात को हम उठाते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये दावा हमारा है। जो हम बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उसको अंजाम तक हम पहुंचाते हैं। जो वादा हम आपसे करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है विस्तार न्यूज। एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। अशोक बिरयानी रेस्टोरेंट का मालिक
पुलिस हिरासत में, आवाज को उठाया और उसको अंजाम तक पहुंचाया विस्तार न्यूज ने, आपके अपने चैनल ने। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची थी और पूरे घटनाक्रम को हमारी टीम ने दिखाया, वहां पर आवाज उठाई कि किस तरीके से गुंडागर्दी भी वहां पर हुई, पत्रकारों से जिस तरीके से बदसलूकी की थी, जिस तरीके से बदसलूकी हुई थी अशोका बिरयानी के प्रबंधक ने, होटल मैनेजमेंट ने पत्रकारों से वहां पर बदसलूकी की थी, उस पर भी हमने आवाज उठाई थी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को गिराने की कोशिश यहां पर होटल मैनेजमेंट की तरफ से हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लगातार हम ऐसे ही खबरों को उठाते रहेंगे, आपकी खबरों को हम दिखाते रहेंगे और उसको अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 24 अप्रैल को पीएम मोदी भोपाल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। राजधानी में नए और पुराने शहर के जंक्शन यानी नान के पेट्रोल पंप से लेकर लाल परेड ग्राउंड के बीच प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए बीजेपी संगठन की लगातार बैठकें भी चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं और इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, राज्य मंत्री कृष्णा कौर, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा, पूर्व सांसद आलोक संजर समेत दूसरे नेता शामिल हुए। पीएम मोदी 24 अप्रैल को राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने विस्तार न्यूज पर जानकारी देते हुए कहा कि भोपाल की जनता पीएम मोदी की पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करने को तैयार। भोपाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पलक पांवड़े बिछाकर भोपाल की जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभी हमारी बैठक चल रही है स्वागत की तैयारियों को लेके। मार्ग तय हो रहा है कि किस मार्ग के ऊपर प्रधानमंत्री जी आएंगे। जैसे ही मार्ग तय हो जाएगा वहाँ पे सभी समाजों के संगठन, समाज के हर वर्ग को जोड़कर अपने लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हम जोरदार स्वागत करेंगे। तो आज जो बैठक हुई वो इसी सिलसिले में थी कि मोदी जी किन रूट पर निकले और उनका किस तरह से स्वागत सत्कार किया जाए। देखो, भोपाल की एक गौरवशाली संस्कृति रही है, गौरवशाली परंपरा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की नगरी में आ रहा है, रानी कमलापति की नगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ की परंपराओं के अनुसार हर समाज को जोड़ के, हर वर्ग को जोड़कर उनका पलक पांवड़े बिछाकर हम स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मंत्री कृष्णा गौर ने भी जानकारी दी है। नहीं, हम विकास और जन कल्याण के आधार पर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के सुशासन में इस देश के विकास और प्रगति के लिए लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अटूट विश्वास इस भोपाल शहर देश की भोपाल शहर की जनता का भी अटूट विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, जो हमें लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। और इस बार पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भोपाल एक नया इतिहास रचेगा। जी, इतिहास रचने के लिए बैठक हुई थी क्या? उसी के लिए रणनीति बनी है, इसीलिए तेजी से दौड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो होने वाला है और उसकी तैयारियों को लेकर आज की बैठक आयोजित। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में तो तैयारियां चल ही रही हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है और इसी सिलसिले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र अपनी टीम के साथ पीएम मोदी के मूवमेंट वाले रूट पर निकले और व्यवस्था का मुआयना किया। इस दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि दौरे के मद्देनजर क्या कुछ खास तैयारी है। प्रधानमंत्री की जो है रैली होनी है और रैली का यही रूट है, इसी के लिए जो तैयारियों को लेकर जो है हरिनारायण चारी निकले, उनके साथ बाकी अधिकारी हैं। हम जानेंगे कि क्या तैयारी है। सर, यही रूट है प्रधानमंत्री की जो रैली निकलनी है, क्या उसी उद्देश्य से आप लोग निकले हैं? हाँ, मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की सुरक्षा है तो पुलिस एक नियमित अभ्यास करती है और उसी सुरक्षा के मद्देनज़र जो सभी अधिकारी हैं एक मार्ग की समीक्षा करके जो सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय हो सकते हैं उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। तो सर, क्या पूरा रूट देखा जाएगा, जो जहाँ तक लाल परेड ग्राउंड से लेकर जो है पेट्रोल पंप, नार के पेट्रोल पंप जो है वहाँ तक पूरा निरीक्षण करेंगे? हाँ, समान तौर पर इसका एक SOP होता है, एक निश्चित इसकी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
जो विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं उन प्रक्रियाओं के पालन करना अनिवार्य होता है, खासतौर पर सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए। उसी को दृष्टिगत करते हुए हम लोग उस पूरे रूट का और साथ ही साथ सुरक्षा के जो विभिन्न उपबंध हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। सर, उस दिन बड़ा जमावड़ा रहने वाला है, पीएम तो रहेंगे ही, साथ में जो समाज भी रहने वाले हैं, यहाँ भोपाल की जो जनता वो भी रहने वाली है, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी? इसमें खास तौर पर पुलिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सुरक्षा के जो उच्चतम मापदंड हैं खासतौर पर उनसे किसी तरह का समझौता न हो। चुनाव के प्रक्रिया के दौरान जो बहुत सारे ऐसे विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त यहाँ पे कैंपेन में आते हैं बहुत सारे व्यक्ति जिनका सुरक्षा के उन मानकों का पालन करना बिल्कुल आवश्यक होता है और पुलिस उस मापदंड तक सुनिश्चित करती है। अभी जो है मुख्य तौर पे जो पूरे अधिकारी हैं उन सुरक्षा के मानकों की सूक्ष्म समीक्षा कर रहे हैं और उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये थे हरिनारायण चारी जो बता रहे थे कि पुलिस लगातार जो फोकस कर रही है, मानकों को ध्यान में रखा जाएगा, साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि ये जो पूरा रूट है वो सुरक्षित रहे, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसीलिए इस तरह से जो पूरा मौका मुआयना किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो क्या कमियां हो सकती हैं। जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है, जो निरीक्षण होना है, उसमें कहीं हर्डल पैदा ना हो, ये कोशिश है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा, ये खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। निगम मंडल में कई नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है और कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है निगम मंडल में। वहीं रविवार को छत्तीसगढ़ आ रही हैं प्रियंका गांधी। कांकेर राजनांदगांव लोकसभा में वो प्रचार करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। कांकेर और राजनांदगांव में प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी आने वाली हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की उनकी कोशिश होगी। कांग्रेस से नाराज विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे। 24 अप्रैल को वे मुरैना में होने वाले पीएम मोदी के रोड शो में सदस्यता लेंगे। सूत्रों की माने तो रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विधायकी भी छोड़ देंगे और रामनिवास रावत उपचुनाव के बाद मंत्री बनने के दावे पर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी के चयन में सुझाव नहीं लेने से वो नाराज थे। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हुआ है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 4 सीट जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी। इनसे बात करते हैं। एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज सारी सीटों में घटता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं? ये जो बातें हो रही थी अब की बार 400 पार, जनता मैसेज दे रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनके जो सब्ज बाग हैं, उनसे जनता थक चुकी है। और जो पब्लिक का रुझान कम हुआ वोटिंग पे, ये निराशा है नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पे। और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता से मत करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाके करना चाहिए। जो उन्होंने फिनोमा बना रखा था, उसका एक मैसेज है देश और दुनिया को, मध्य प्रदेश वासियों को, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो आपके घर पे असर नहीं हुआ, उसका आपके परिवार पे नहीं हुआ, आपके बच्चों के रोजगार पे नहीं हुआ। आप यातनाओं के माया जाल में या यातनाओं के महासंकट में हर परिवार फंसा हुआ है। उसने निराशा के कारण वोट नहीं डाला। छिंदवाड़ा की अगर बात करें, छिंदवाड़ा सहित 6 सीटों में जो वोटिंग हुई है, कितनी सीटों पर कांग्रेस का आ सकती है? 4 सीट, इस 6 में से 4 सीट कांग्रेस को आई। नरेंद्र मोदी ने बीडी शर्मा को बड़ी बात बोली है, बोले कि भले दुबले पतले हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति से इतिहास रचा है। मानते हैं बीडी शर्मा की रणनीति कारण? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसने क्या रचा है वो उनकी जाने। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी थे, जिन्होंने बताया कि 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जो है, पहले चरण की जिन 6 सीटों में चुनाव हुआ उसमें 4 सीटों में कांग्रेस आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है और कितनी सीटें बीजेपी को मिलती है। कैमरा पर्सन नागेंद्र साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
शिवपुरी की पोहरी से विधायक रहे हरिवल्लभ शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विस्तार न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मेरा मन बदला। दूसरे हमारे अंचल के जो विकास के मसीहा हैं महाराजा सिंधिया, उनका जो विकास का एजेंडा मैंने देखा है पिछले 25-30 सालों से, बड़े महाराज के समय से। तो ग्वालियर अंचल की बात करें तो जो कुछ भी विकास आज तक ग्वालियर अंचल में हुआ है, चंबल अंचल में हुआ है, 90% उसका श्रेय सिंधिया जी को जाता है। वो बिना विकास के रात दिन विकास की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर में जो इंटरनेशनल स्तर का जो एयरपोर्ट बना है, वो रिकॉर्ड 16 महीने में उन्होंने बनवा के तैयार करवा दिया। और है कि अब कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। कांग्रेस का जो बचा कुचा नेतृत्व है वो दृष्टि विहीन है। ना उनमें सोशल इकोनॉमिक कोई विजन है, ना स्पिरिचुअल कोई विजन है, ना सोशल उसका फॉर्मेशन के लिए कोई उनके पास विजन है। हरी जी, ये बताइए कि क्या महाराजा से आपकी बात हुई, मतलब जो है सिंधिया जी से आपकी बात हुई इस बारे में? जब आप आ रहे थे तो उनसे जो है आपने कोई बात की? जी हाँ, उनसे हमेशा बात होती रहती है। मेरी बात भी उनसे हुई है और उन्होंने भी कहा कि भाई आप जैसे लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैं सन 80 में पहली बार विधायक बना था कांग्रेस का। जब से लेके हम काम कर रहे हैं, बड़े महाराज के साथ काम किए, स्वर्गीय माधवराव जी के साथ काम किया, तो उनसे मेरी बात हुई है और हम उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। कई कार्यकर्ता भी आपके साथ आए होंगे? बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ तो। कितनी संख्या है? अब मैं अगर ये कहूँ तो देखो, कहने की बात तो है, लेकिन कम से कम 200-250 जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो सब आए हैं साथ। अपना भविष्य क्या देख रहे हैं भाजपा में? देखिए, अब हम तो, मैं कहना चाहूँगा कि अब हमारी पारी तो गई ईमानदारी से, लेकिन नौजवानों की, हमारे बच्चों की भविष्य को देखते हुए मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी में भविष्य उज्जवल है। नेतृत्व के लिए भी नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, देश का। मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होने के बाद जबलपुर में पार्टियां वोटर टर्नआउट की समीक्षा कर रही हैं। जबलपुर से कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम होना एक बड़ी वजह है। तो मतदान का शोरगुल खत्म हो गया है, प्रत्याशी अब थकान मिटा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी जबलपुर लोकसभा सीट के दिनेश यादव जी। अभी तो चूंकि बातचीत भी पूरी नहीं हुई है, पर रात से लेकर अभी तक जो भी बातें आ रही हैं, बहुत शुभ संकेत मुझे मिल रहे हैं। और मैं तो यही कह सकता हूं कि बहुत कम समय में और मेरे बहुत से कम संसाधनों में मेरे साथियों ने, कांग्रेस जनों ने इस चुनाव को लड़ा है और दिल से उन्होंने मेहनत की है। उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। और बहुत अच्छे परिणाम 4 जून को निकलने वाले हैं। एक अनुमान निकाला जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो सत्ता विरोधी होता है, तो क्या ये उत्साह आपके मन में है या कार्यकर्ताओं के बीच से आया है? बिल्कुल, ये बात भी सही है कि जब मतदान कम होता है तो उसमें लोगों की निराशा होती है। हमारे यहाँ से कुछ 1-2 क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने ओपन कहा था रांझी ब्लॉक में कि हम इस बार मतदान करने नहीं जाएंगे। वहाँ हमेशा भारतीय जनता पार्टी को बूथ जीतता था, इसलिए नहीं कि उनकी रोड नहीं बनी हुई थी। तो इसी प्रकार देश की भी नीति है काम पार्टी सरकार की कि उन्होंने जितने वादे जनता से किए थे, बेरोजगारी है, महंगाई है, सामने तुम्हारे की अच्छी सरकार देने का वादा था, अच्छे दिनों के लिए। परिणाम को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं तो मानता हूँ कि जो प्रकार से माहौल मिल रहा है उसलिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं मतलब बहुत खुले दिल से इस बात को और क्यों कह रहा हूँ। और मैंने अभी अपने मतदाताओं को भी आभार व्यक्त किया है कि परिणाम कुछ भी हो, मेरे रिश्ते उनसे जीवन भर रहेंगे। बहुत धन्यवाद विस्तार से बात करनी। तो ये थे दिनेश यादव जिन्होंने खुलकर कहा कि परिणाम जो भी हो, लेकिन जनता का दिल तो हमने जीत लिया है। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विंध्य की सभी सीटें हम ही जीतेंगे। क्या तैयारी है विंध्य में, जो है खास तौर पर जो है दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, तो क्या तैयारी है उसको लेकर बताइए। तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता चुनाव में इसको एक उत्सव की तरह ले रहे हैं। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि जनता में बहुत ही उत्साह है। विंध्य में 4 में चारों सीटें हम जीतेंगे रिकॉर्ड वोटों से। आज जीतू पटवारी उसी क्षेत्र में जो है जाकर मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है ये एफर्ट उनका कुछ काम आएगा? जीतू पटवारी जी पहले इंदौर को देख लें, फिर विंध्य को देखेंगे।
नेहा सिंह सिंगर हैं, कह रही हैं कि जो विंध्य क्षेत्र है वहाँ पे गुटबाजी है, वहाँ पर बहुत संघर्ष है, और उन्होंने आज गीत भी रिलीज़ किया है। वो एक विशेष पार्टी विशेष से प्रभावित हैं, उनकी बातों का जनता में क्या असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चुनावी ओंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को वहां पर संबोधित करेंगे। राजनांदगांव के कुमरदा गांव में उनकी सभा होगी। कोरबा, बिलासपुर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गांधी परिवार पर तंज कसा। कांग्रेस को डूबती नाव बताते हुए ओपी चौधरी ने प्रियंका और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया है। तो वहीं बस्तर में हुए पहले चरण की वोटिंग फीसदी को लेकर उन्होंने कहा है कि बस्तर के लोगों ने बुलेट की जगह बैलेट को चुना है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं, तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं। इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ये पॉलिटिक्स करते हैं। बस्तर के लोगों ने बुलेट के जगह बैलेट को चुना है। लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था का यह प्रतीक है और मोदी जी के प्रो इनकम्बेंसी की जो पॉलिटिकल एक वेव चल रही है, सुनामी चल रही है, उसको बस्तर की जनता जनार्दन ने भी मुहर लगाया है। छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनावी घमासान के बीच नेताओं के तीखे वार पलटवार भी सामने आए हैं। तो इसमें अब रामायण के किरदारों की भी एंट्री हो रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में लगे नेताओं की जुबान फिसल रही है। तीखे वार पलटवार के बीच एक दूसरे पर अशोभनीय टिप्पणी भी तेज है। अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जहां कांग्रेस के नेताओं को कंस और शूर्पणखा बता दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका खेड़ा ने प्रधानमंत्री को ठग करार देते हुए उनकी तुलना रावण से कर दी। राधिका खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठग बताते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के नाम पर प्रधानमंत्री ने ठगा है। बार दिखाई दे रहा है जिस तरीके की भौखलाहट मोदी जी में उनके भाषणों में आ रही है जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और झूठ बोल के जा रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे आके झूठ बोल के गए बस्तर में जब आए थे कि उनकी सरकार 100 वनोपज खरीद रही है और कांग्रेस की सरकार महज 8 खरीदती थी। और आप सब गवाह हैं इस बात के कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार महज 8 वनोपज खरीदती थी और कांग्रेस की सरकार ने 72 वनोपज MSP में लेने का काम किया। इतना बड़ा झूठ मोदी जी रामलला के ननिहाल में कह के गए। इसके बाद बीजेपी नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खुद को राम की पार्टी बताते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। कोई शूर्पणखा बन के, कोई दुशासन बन के, कोई और कुछ बन करके यहाँ रावण से लेकर के कंस बन तक के रोल में इस दरमियान जो आ रहे हैं, ये रामा दल है। हम लोग राम भक्त हैं। राम भक्त से अगर डर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। सियासी वार पलटवार का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि महिलाओं का अपमान करना बीजेपी के संस्कृति में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपमान करना। ये सिर्फ हमारे स्पोक पर्सन राधिका खेड़ा का ही सवाल नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को भी उन्होंने शूर्पणखा कहा था। तो ये उनकी पुरानी संस्कृति। नेताओं के बयान चुनाव में तल्ख होने के साथ साथ अमर्यादित हो रहे हैं। अब जनता मुद्दों से इतर ऐसे बयानों को कितनी तरजीह देती है और क्या ऐसी बयानबाजी का किसी को नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अंबिकापुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बनाए जा रहे हेलीपैड का कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने विरोध किया। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि पीएम मोदी का अंबिकापुर में स्वागत है, लेकिन गांधी स्टेडियम में हेलीपैड बनने के पक्ष में वो नहीं है।
खबर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का गृह जिला है, लेकिन इस जिले में 98 ऐसे अस्पताल, लैब और नर्सिंग होम हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। ये अस्पताल, लैब और नर्सिंग होम मरीजों की जिंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सब लोगों को मौका दिया गया है कि मतलब इस जिले में जो भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं या लैब की प्रैक्टिस करते हैं या एक्सरे मशीन चलाते हैं, तो जो शासन के प्रावधान है नर्सिंग होम के तहत, वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। 1 महीने का उनको समय दिया गया है। यदि 1 महीने में आवेदन नहीं करते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार किया जाए। दिव्यांग और बुजुर्गों को वोटिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब मतदाताओं को वोट डालने के लिए फ्री सर्विस दी जाएगी। बालोद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने दिव्यांग रथ को रवाना किया। दिव्यांग रथ के जरिए ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर से पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस की सुविधा दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जितने भी ज़िले में दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80 की उम्र पार कर चुके ऐसे मतदाता हैं जिनको आने में थोड़ी समस्या है, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने मतदाता रथ ज़िले के स्तर से उन्हें उपलब्ध कराया है। इस प्रकार पूरे ज़िले में आज हमने मतदाता रथ के जागरूकता के लिए फ्लैग ऑफ किया है, जो ब्लॉक ब्लॉक में जाके इसकी जागरूकता भी फैलाएगा और जो नंबर प्रसारित किया जा रहा है उसके बारे में। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।